दोस्तों, जो मैं आज घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को अगर आप शुरू से लास्ट तक सुनते हैं तो आपके दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस घटना पे जज साहब एक ऐसी टिप्पणी किए थे जो कि काफी दुखदायक था। ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जो कि पूरा दिल्ली शहर नहीं, पूरा देश दहल चुका था। इस घटना के बाद में जो घटना को अंजाम दिया था, उस लड़के को लेकर हर जगह देश में आंदोलन हो रहा था, रोड जाम हो रहा था कि उस लड़के को फांसी दी जाए और उस लड़के का फांसी का सजा भी सुना दी जाती है। लेकिन इतने के बाद में उस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। आखिर एक कौन सी घटना है जो कि इतना बड़ा घटना हुआ था, जिसके लेकर पूरा देश एकजुट हो चुका था? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को पूरा विस्तार से समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाई ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से। तारीख होता है 1 मई 2013। एक परिवार जो है अपने एक लड़की के साथ मुंबई सफर करने के लिए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां समय के निर्धारित ट्रेन वहां पे आके रुकती है, जिस ट्रेन का नाम होता है गरीब रथ। उसका टाइमिंग होता है शाम का 3:40। वो अपने निर्धारित समय पर उस स्टेशन पर आके रुकती है। जो लड़की होती है, लड़की का नाम होता है प्रीति राठी। उनके पिता का नाम होता है अमरनाथ राठी। उनका चाचा होते हैं साथ में विनोद दहिया, चाची होती है सुनीता दहिया। दोस्तों, आखिर ये लोग मुंबई क्यों जा रहे थे? तो दरअसल जो प्रीति राठी दोस्तों थी, वो पढ़ने में काफी तेज तराक थी और उसका सपना था नर्सिंग का। बतौर वो नर्सिंग का तैयारी भी करती है, फॉर्म भी डालती है। फॉर्म डालने के बाद में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है नेवी नर्सिंग ऑफिसर में। उसी का ज्वाइनिंग करने के लिए वो मुंबई जाती है। लेकिन उससे पहले जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो डाकिया उसके घर पे आता है। डाकिया आकर एक लेटर देता है। जब लेटर देख के प्रीति राठी उस लेटर को जब पढ़ती है तो खुशी से झूम जाती है, खुशी से झूम उठती है। अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में जिससे हो सकता है, जिसको वो जानती थी, जो उसके करीब था, हर किसी को बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। एक खुशी का उसके शरीर में लहर उमड़ रहा था। घर वाले बोलते हैं कि ठीक है कि तुम्हारे साथ हम लोग भी मुंबई चलेंगे, तुम वहां पे ज्वाइनिंग कर लोगे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर प्रीति राठी दोस्तों बोलती है कि आप लोग क्यों जाओगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अपने पिता से प्रीति राठी बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, प्रीति राठी के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, कि हम लोग भी साथ में चलेंगे, क्योंकि वो प्रीति राठी जो थी दिल्ली से कभी बाहर गई ही नहीं थी। इसलिए घर वाले को लगता है कि नहीं, प्रीति राठी के साथ में, यानी प्रीति के साथ में मुंबई जाना चाहिए और मुंबई इसको छोड़कर फिर हम लोग वापस चले आएंगे। बातचीत के अनुसार प्रीति राठी तैयार हो जाती है। बतौर सभी का टिकट बनता है। टिकट बनने के बाद में 1 मई 2013 को शाम 3:40 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ये लोग पहुंच जाते हैं। ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय पर आके वहां पे लग जाती है। लगने के बाद ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद में उस ट्रेन में काफी भीड़ होता है, क्योंकि जिसका बर्थ था वो और जिसका बर्थ नहीं था वो भी पैसेंजर उस ट्रेन में सवारी करने के लिए चढ़ गए थे, जिससे कि काफी उस ट्रेन में भीड़ हो चुकी थी। लेकिन प्रीति राठी जिस कोच में बैठी हुई थी, जिस कोच में चढ़ी हुई थी, उसी कोच में एक ऐसा भी लड़का था जो कैप लगाए हुए, मुंह गमछा से बांधे हुए उस ट्रेन में बैठा था, जो कि कभी प्रीति राठी थी वहां कभी लैट्रिन के पास आया जाया करता है और बार बार प्रीति राठी को झांकने की कोशिश करता है। इस चीज को प्रीति राठी के जो पिता होते हैं वो लोग भी नोटिस किए थे। चाचा ताई जो भी थी वो लोग भी नोटिस की थी। तो एक समय ऐसा भी आता है कि उस लड़के को प्रीति राठी के पिता डांटते भी हैं कि तुम बार बार यहाँ क्या करने आ रहे हो। तो जो लड़का होता है कुछ नहीं बोलता है, वहां से हट जाता है। और दरअसल उस कोच में वो लड़का किसी से बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है और बार बार प्रीति राठी को ही झांकता है। आखिर प्रीति राठी को क्यों बार बार झांकता था?
ये किसी को पता नहीं था, न प्रीति राठी को और न प्रीति राठी के फैमिली को, किसी को पता नहीं था कि इस ट्रेन में हम लोग के पीछे कोई है। समय बीतता है, ट्रेन अपने रफ्तार पकड़ती है, अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। रात का समय हो जाता है। उसके बाद प्रीति राठी रात में करीब 2 से 3 बार बाथरूम जाती है। ये बाथरूम के पास पहले से जाके ही खड़ा रहता है, लेकिन काफी भीड़ की वजह से ये लड़का प्रीति राठी को झांकता है और वहां से निकल जाता है। अब इसके मन में प्रीति राठी के लिए क्या था, ये अभी तक किसी को पता नहीं था कि प्रीति राठी से बात करना चाहता है। किसी को पता नहीं था, न प्रीति राठी को पता था, न प्रीति राठी के फैमिली को पता था, क्योंकि प्रीति राठी के फैमिली या प्रीति राठी उस लड़के को पहचान ही नहीं रहा था कि आखिर वो जो लड़का है कौन है। लेकिन लड़का प्रीति राठी और प्रीति राठी के फैमिली को पहचान रहा था। आखिर वो लड़का कौन था। समय के अनुसार ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। सुबह के 7:55 का टाइम होता है। प्रीति राठी के फैमिली, प्रीति राठी उस स्टेशन पे उतरता है। उतरने के बाद प्रीति राठी जो है काफी थकी सी लग रही थी, तो प्रीति राठी थोड़ा धीरे धीरे चलने लगती है, जिसकी वजह से प्रीति राठी के फैमिली जो चाचा ताई पिता होते हैं आगे निकल चुके होते हैं। तो प्रीति राठी को ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि मैं अपने फैमिली से काफी पीछे हूँ। तो प्रीति राठी जो है अपना कदम को थोड़ा सा तेज करती है। अपने पिता के पास, अपने चाची के पास पहुंचने वाली ही थी, तब तक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और वैसा प्रीति राठी को महसूस हुआ कि हमारे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। फिर क्या था, प्रीति राठी पीछे मुड़ के जैसे देखी वैसे वो लड़का दिखा कि कैप पहना हुआ है और मुंह गमछे से बांध रखा था फेस। प्रीति राठी कुछ समझती तब तक एक वो बोतल निकालता है, हॉर्लिक्स का बोतल होता है च्यवनप्राश का, और उसमें कुछ पानी जैसा पदार्थ था। उस पदार्थ को प्रीति राठी के शरीर पे मार देता है, फेस पे मार देता है। चेहरा ही नहीं बल्कि उसके पूरे बदन पे वो फैल जाता है, जिस्म पे फैल जाता है। देखते ही देखते प्रीति राठी चिल्लाने लगती है। बोतल में, उस डब्बा में जो तरल पदार्थ था, जो पानी जैसा पदार्थ था, वहां आस पड़ोस के जो पैसेंजर थे उन लोगों पे भी कुछ छींटे पड़ा था। उन लोगों को भी जलन होने लगा था। तो जब भाग रहा था तो एक समीर शेख नाम का शख्स था, वो उसको देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है, जब तक उस बोतल को वहां पे फेंक के वो निकल जाता है। फिर वो जो समीर शेख होता है उस बोतल को उठा के देखने की कोशिश करता है कि इसमें क्या है, तो उसमें जो लिक्विड सटा हुआ था, लिक्विड उसके हाथ में पड़ जाता है। फिर उसको जलन होने लगता है। तब समीर शेख ही जोर जोर से चिल्लाना लगता है कि उस लड़की पे एसिड फेंक के चला गया, एसिड अटैक हुआ है, यानी कि तेजाब का अटैक हुआ है। समीर शेख जो है दोस्तों, वो अपने एक दोस्त सलमान शेख और हसीम शेख से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसको पकड़ो, एसिड अटैक करके भागा, उसको पकड़ो। और उसका पीछा भी करता है सब, लेकिन पीछा करते वक्त जो लड़का था जिसका नाम अंकुर पवार था, जो कि एसिड अटैक किया था, वो पीछे मुड़ के देखता है और उसका गामछा चेहरे से थोड़ा सा हट जाता है। जो समीर शेख है उसको पहचान चुका था, लेकिन उसका पीछा किया, लेकिन देखते ही देखते लड़का जो है छुप जाता है। लड़का का पता नहीं चलता। लड़का जो था, कातिल जो था, पकड़ा नहीं पाता है। और जहां पे एसिड अटैक हुआ था वहां पे सीसीटीवी का नजर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो जो घटना था वो सीसीटीवी कैमरा में कैद ही नहीं हुआ था। और इधर प्रीति राठी का पूरा हालत खराब होते जा रहा था। जलन से बतौर चिल्ला रही थी, चीख रही थी। फिर क्या होता है कि रेलवे पुलिस जो होते हैं प्रीति राठी को उठाकर रेलवे स्टेशन मास्टर के केबिन में लेके जाते हैं। वहां पे डॉक्टर का टीम आता है। डॉक्टर का टीम उसको देखता है तो कंडीशन काफी खराब दिखता है, तो वो हॉस्पिटल में प्रीति राठी को भेज दिया जाता है। गुरु नानक हॉस्पिटल में जब जाती है तो वहां पे 2-3 घंटे रुकती है, लेकिन डॉक्टर वहां का भी जवाब दे देता है, क्योंकि देखते ही डॉक्टर को महसूस हो गया कि इस लड़की का जो स्थिति है काफी नाजुक है। फिर गुरु नानक हॉस्पिटल से एक और हॉस्पिटल में इसको भेज दिया जाता है। वहां पे रहती है, वहां पे ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वहां पे भी कुछ सुधार नहीं हो रहा था। तब तक इधर न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पे ये पूरा बात फैल चुका था कि एसिड अटैक हुआ है प्रीति राठी के ऊपर। आखिर प्रीति राठी थी कौन? प्रीति राठी दोस्तों दिल्ली के ही एक नरेला जगह है,
वहाँ का रहने वाली थी और काफी पढ़ने में तेज तरह, काफी खूबसूरत लड़की थी और उसका सपना था कि मैं नर्सिंग अफसर बनूं और बतौर और ने भी नर्सिंग अफसर बन भी चुकी थी, जिसका ज्वाइनिंग करने के लिए वो मुंबई जा रही थी। दूसरे हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया जाता है वहां से भी रेफर कर दिया जाता है, फिर जाके बॉम्बे हॉस्पिटल में इसको लड़की का ट्रीटमेंट चालू होता है। वहां पे भी इधर प्रीति राठी का स्थिति आए दिन खराब होते जा रहा था सुधरने के बजाय। फिर प्रीति राठी को बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल भेजने के बाद वहां पे ट्रीटमेंट चालू होता है। प्रीति राठी के घर वाले प्रीति राठी से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति राठी बोलने की स्थिति में नहीं थी। फिर ट्रीटमेंट कुछ दिन चलता है, उसके बाद प्रीति राठी से जब पूछा जाता है, मीडिया पहुंच जाता है बयान लेने के लिए, लेकिन प्रीति राठी बोलने की हालत में नहीं थी। जब प्रीति राठी, क्योंकि उसका कंठ भी चला गया था, उसका जो आंख था देखने की रोशनी थी वो भी चली गई थी, प्रीति राठी अपने आप को देख ही नहीं पा रही थी कि वो कैसी है। उसका चेहरा देखते ही देखते पूरा झुलस गया था, छाले पड़ गए थे चेहरे पे। फिर एक दिन की बात है कि प्रीति राठी अपने पिता से पेन का और पेपर का इशारा करती है। प्रीति राठी अपने पापा से पेज के और पेन के सहारे लिखकर बताती है कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। मैंने इतनी मेहनत से अपनी सपना को पूरा किया था, इतनी मेहनत किया था, तब जाके हमें मुकाम मिला था। आखिर मैं किसका क्या बिगाड़ा कि हमारा ये जिंदगी तबाह कर दिया। मैं सोची थी कि तन्नू और उसका एक भाई था, उसका सिक्योरिटी के बारे में भी जिक्र की थी और रोने लगती है। डॉक्टर का टीम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब जांच होता है तो पता चलता है कि सही में इस लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। समय बीतता है, तभी करीब हफ्ता दिन हो जाता है, तब तक प्रीति राठी के बहन के पास, तन्नू राठी के पास एक कॉल आता है। पवन नाम का लड़का कॉल करता है, बोलता है कि प्रीति कैसी है। तन्नू को थोड़ा सा डाउट होता है। तन्नू अपने पिता से बताती है कि पवन कुमार का फोन आया हुआ था, दीदी के बारे में पूछ रहा था। प्रीति राठी के जो पिता थे वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो है पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करती है तो पवन कुमार मना कर देता है कि मैं उस डेट में मैं न दिल्ली में था न मुंबई में था, मैं इस घटना को अंजाम दिया ही नहीं हूँ। एक फ्रेंड होने के नाते मैं प्रीति राठी का स्थिति जानने की कोशिश की थी। पुलिस काफी टॉर्चर करती है पवन कुमार को, लेकिन पवन कुमार जो है अपना बयान से थोड़ा भी नहीं मुकरता है। जो शुरू में बोलता है वही लास्ट तक बोलता है। फिर पुलिस जो है पवन कुमार का कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि 1 मई 2013 को पवन कुमार न दिल्ली में था न मुंबई में था, ये तो रोहतक में था। तब जाके उस पवन कुमार को पुलिस छोड़ देती है। अब बात आती है कि अपराधी कौन है। अपराधी अभी तक पुलिस के नजर से दूर था और उधर प्रीति राठी का स्थिति खराब होते जा रहा था सुधरने के बजाय। प्रीति राठी के पिता जो हैं, जब पुलिस के हाथ वो कातिल नहीं लगता है तो बॉम्बे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। यहाँ दिल्ली का जो सरकार था वो भी इस केस में बहुत उनका भी योगदान होता है, सपोर्ट भी करते हैं। और सरकार नेता जो भी थे प्रीति राठी को बचाने के लिए काफी अथक प्रयास किए थे, लेकिन प्रीति राठी 1 जून 2013 को उसकी मौत हो जाती है, यानी कि उनकी सांस रुक जाती है। और जो एक क्रोध है, आक्रोश है, काफी तेज रफ्तार पकड़ लेता है पूरे देश में। सिर्फ और सिर्फ कातिल का फांसी का ही मांग हो रहा था, लेकिन कातिल तो अभी गिरफ्तारी से पुलिस के नजर से दूर था। जब सीबीआई जांच बैठती है दिल्ली, जब बॉम्बे सीबीआई क्राइम ब्रांच की टीम जो है दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली पहुंचने के बाद में आस पड़ोस में पूछताछ करती है। उसी बीच में एक लड़की सामने निकलकर आती है और बोलती है अंकुर पवार से कुछ अनबन चल रहा था। अब पुलिस को शक हो जाता है, और क्योंकि जो अपने पिता को जो चिट्ठी में लिखा था या पुलिस जो उससे पूछताछ की थी, तो चिट्ठी के द्वारा एक लिखित में प्रीति राठी बताई थी कि उसका जो दोस्त है पवन कुमार, अंकुर पवार और एक और लड़का का नाम आता है जो कि हमें अभी भूल चुके हैं, उस नाम को क्षमा चाहते हैं। तो पुलिस को शक हो जाता है क्योंकि प्रीति राठी अंकुर पवार का नाम ली थी और ये लड़की जो है अंकुर पवार के बारे में बता रही है। फिर अंकुर पवार
का गिरफ्तारी हो जाता है दिल्ली से। अंकुर पवार को मुंबई ले जाया जाता है, क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई लेके जाती है, वहां पे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो अंकुर पवार जो है दोस्तों बताता है कि मैं उससे प्यार करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था, जो कि वो हमसे शादी करना नहीं चाहती थी। इसी के वजह से उस प्रीति राठी को धमकी भी दे चुका था कि अगर तुम मेरे से प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारा हम जिंदगी तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और जब प्रीति राठी का सिलेक्शन हो जाता है तो अंकुर पवार के घर वाले जो होते हैं वो अंकुर पवार को ताना मारने लगते हैं कि लड़की होके नौकरी ले ली और तुमने लड़का होकर क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। ये बात अंकुर पवार को और चुभ जाता है। पहले से तो गुस्सा था ही प्रीति राठी के प्रति, और इस बात से और उसको गुस्सा आ जाता है। फिर उसी समय वो ठान लेता है और एक मार्केट में जाता है और सैंपल के रूप में एसिड खरीदता है। और प्रीति राठी का ज्वाइनिंग का डेट जो आया था, आस पड़ोस के जो भी थे मोहल्ले वाले सबको पता था कि प्रीति राठी इतने 1 तारीख को जाएगी ज्वाइनिंग के लिए। इसको पता चल चुका था। एसिड खरीदता है, बतौर पैक करता है, और प्रीति राठी जिस ट्रेन में बैठती है उसी ट्रेन में ये भी बैठ जाता है। और अंकुर पवार कई बार कोशिश किया था कि उस ट्रेन में ही उसके ऊपर एसिड अटैक करे, लेकिन काफी भीड़ की वजह से वो ट्रेन में अटैक नहीं करता है और बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते प्रीति राठी के ऊपर अटैक कर देता है। और इसका एक टीम क्राइम ब्रांच में बैठता है, और इसका एक क्राइम ब्रांच का टीम जब इसको अंकुर पवार को मुंबई लेके जाता है तो वहां पे जो समीर शेख के साथी जो 2 थे उसको और इस अंकुर पवार को और भी वहां पे लोग जो थे खड़े कराए जाते हैं। तो अंकुर पवार को जो समीर शेख है वो देखते ही देखते पहचान जाता है, क्योंकि इसका चेहरा जो है समीर शेख देख चुका था। तो बोलता है कि सर यही तो था, यही एसिड अटैक करके भागा है। अब यहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाता है और इससे पूछताछ जब किया जाता है सख्ती से तो ये अपना कबूल भी कर लेता है। फिर इसका फांसी का सजा सुनाया जाता है, और इसी में जज साहब एक सजा सुनाते सुनाते वहां पे बोलते हैं, लिखते हैं, एक टिप्पणी करते हैं कि प्रीति राठी अगर वो देख पाती अपने आप को तो वो तो उसी दिन मर जाती। 1 महीना जीवित रहने का कारण है कि प्रीति राठी अपने आप को नहीं देख पा रही थी कि मेरा शरीर किस हालत में है। अगर वो अपना हालत देख लेती तो जिस दिन एसिड अटैक हुआ था उसी दिन प्रीति राठी का मौत हो जाता। इस शब्द को सुनकर हर कोई नम्न हो गया। हर किसी के, हर देश के जो लोग इस घटना को जान रहे थे, सुन रहे थे और इस घटना के प्रति नजर बना के रखे थे, हर लोग के आंखों से आंसू छलक गया था। दोस्तों, अंकुर पवार का फांसी का सजा तो सुना दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में इस सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति का न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना है। बस इस घटना सुनाने का मकसद एक ही है, आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्रीति राठी के बारे में। जो भी राय है अपना जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।